जुड़ना मत भूलिए। रोजाना सुबह 7 बजे राज्य दर्शन श्रृंखला में आपके अपने नवदीप सर के साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राजस्थान की मिट्टी की अलग ही विशेषता है दोस्तों। इस मिट्टी की सुगंध को क्या कहा जाए, जो इस मिट्टी पर खाई हुई हर सौगंध को बयां करती है। राजस्थान अपने आप में वह राज्य जिसने अनंत आक्रमण झेले अरबों एवं तुर्कों के। राजस्थान वह राज्य जहां कभी गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने नींव रखी अपने राजवंश की, और उसके बाद राजस्थान में बहुत सारे राजाओं ने अलग अलग शासन किया। राजस्थान वह राज्य है जहां पर हमें कंपोजिट कल्चर देखने को मिलता है। संस्कृति का एक बहुत ही बेहतरीन विहंगम और समागम दृश्य देखने को मिलता है। मेरे पीछे स्क्रीन पर जो आप फोटोज देख रहे हैं, उसमें एक तरफ तो राजस्थान का उम्मेद भवन पैलेस है, दूसरी तरफ राजस्थान के ही आमेर फोर्ट की एक तस्वीर, तीसरी तरफ है राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया टावर ऑफ विक्ट्री, या जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। और दोस्तों, इस टावर ऑफ विक्ट्री की खास बात यह है कि यह राजस्थान पुलिस का एम्बलम भी है। दोस्तों, जैसलमेर के उन रेगिस्तानों में पाए जाने वाले ऊंट, उनके ऊपर बहुत ही सजे तरीके से बनाई गई कलाकारी, और साथ ही साथ राजस्थान के एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य को मैंने इन फोटोज के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की है। परंतु जितना रंगीला ये राजस्थान दिखता है, उतना ही वीरों से भरा हुआ, उतना ही शाश्वत यह राजस्थान है। राजस्थान ने हमारे भारत को सुरक्षित रखने के लिए आज तक न जाने कितनी आहुतियां दी हैं, और ये आहुतियां स्वाभाविक है कि हमें स्मरण है। हम जब राजस्थान सुनते हैं, हमें महाराणा प्रताप याद आते हैं। हम जब राजस्थान सुनते हैं, हमें बप्पा रावल याद आते हैं। हम राजस्थान सुनते हैं तो हमें महाराज सूरजमल याद आते हैं। हम राजस्थान सुनते हैं तो हमें हमीर देव चौहान याद आते हैं। हम राजस्थान सुनते हैं तो हमें राव मालदेव याद आते हैं। हम राजस्थान सुनते हैं तो हमें राव चंद्रसेन याद आ जाते हैं, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। दोस्तों, महाराणा प्रताप की धरती, वीर भूमि और साहसी लोगों का गढ़, क्या न कहा जाए। कहते हैं कि लगभग 7 किलोमीटर आप आगे बढ़ जाइए राजस्थान में, तो आपको जरूर कोई ना कोई गढ़ देखने को अवश्य मिल जाएगा। तो आज इसी राजस्थान की चर्चा हम लोग करेंगे। राजस्थान का पूरा स्टैटिक जीके कवर करेंगे। हमारी राज्य दर्शन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में बने हुए इस टावर ऑफ विक्ट्री के लिए बस 2 लाइनें कहना चाहूंगा। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। कविवर श्याम नारायण पांडे जी की कविताओं में से एक बहुत ही अच्छी कविता है जो उन्होंने चित्तौड़गढ़ के ऊपर लिखी है। ये चित्तौड़गढ़ जिसने 3-3 साके देखे, ये चित्तौड़गढ़ जिसने अमरत्व दिखाया अपने बलिदान का। दोस्तों, ये बेहतरीन टेल ऑफ ग्लोरी हमें याद दिलाती है हमारे वीरों द्वारा दिए गए बलिदान को, हमारे वीरों द्वारा पाई गई वीरगति को, और हम नमन करते हैं राजस्थान के उन सभी सूरमाओं को, उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा। आइए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। त्याग, प्रेम, सौंदर्य, शौर्य की जिसका कण कण एक कहानी, आओ पूजें शीश झुकाएं मिल हम माटी राजस्थानी, सुबह सूर्य सिंदूर लुटाए संध्या का भी रूप संवारे। इस धरती पर हम जन्मे हैं, पूर्व जन्म के पुण्य हमारे, सघन वनों की धरा पूर्व की, झरे कहीं झरनों से पानी, बोले मोर पपैया कोयल, खड़ी खेत में फसलें धानी, गोंडा वण के जोड़ों के घर, पश्चिम के रेतीले टीले, ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से, जहां पालते लोग छबीले। ये खूबसूरत सी कविताएं राजस्थान के बारे में लिखी जाती हैं। राजस्थान द रॉयल लैंड, हेरिटेज लिव्स इन इट्स सैंड। और ये कविता पूरी आप पढ़ सकते हो, जिसमें स्टेट ऑफ हेरिटेज, स्टेट ऑफ कल्चर, स्टेट ऑफ लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर है राजस्थान वो। अभी आगे बढ़ेंगे तो हम राजस्थान की खूबसूरती को देखते हुए बहुत कुछ समझेंगे। पर दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए जो हमारे पास पॉइंट है वह यह है कि
अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक दिख रही होगी, और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे फायदे आपको अड्डा ऐप में बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, और तो और हमारी पीडीएफ भी जीएस बाई नवदीप सर नाम के ग्रुप पर आपको ऐप के अंदर ही मिल जाती है। राजस्थान की अगर जियोग्राफी समझने की कोशिश की जाए, राजस्थान की जियोग्राफी में राजस्थान बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और राजस्थान का एक बहुत बड़ा सा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ यह बनाता है, जिसमें बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला, गंगानगर जिले जैसे अन्य जिले हैं जो राजस्थान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अगर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और उसके अलावा कोटपुतली, नीम का थाना, अब ये सब जिले बन चुके हैं, तो ये हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें से एक तिजारा भी, और आगे चल करके भरतपुर का भी हरियाणा के साथ बॉर्डर है, और भरतपुर का उत्तर प्रदेश के साथ भी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और इसके साथ कोटा, बारन, झालावाड़, और आप पाएंगे कि यहां भरतपुर और धौलपुर ये उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे। बाकी अन्य जिलों की जो मैं चर्चा कर रहा था वह मध्य प्रदेश के साथ, और राजस्थान के सांचौर जिले, जालौर जिले, सिरोही जिले, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जैसे जो जिले हैं, ये जिले अत्यंत महत्वपूर्ण जिलों में से हैं। अगर आप राजस्थान की ही जियोग्राफी समझने की कोशिश करें तो राजस्थान के ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जैसे जिले वागड़ क्षेत्र कहलाते हैं। वहीं अगर हम उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा एवं आसपास के जिलों की बात करें तो यह चित्तौड़ के अंतर्गत आने वाले मेवाड़ क्षेत्र के कहलाते हैं। वहीं अगर हम जोधपुर, नागौर, अजमेर, पाली और बाड़मेर के आसपास की बात करें तो यह मारवाड़ के क्षेत्र में आता है, जबकि जैसलमेर अलग और बीकानेर अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जयपुर के आसपास, दौसा, टोंक के आसपास वाले जो क्षेत्र थे यह जयपुर राजघराने के अंतर्गत आते थे। दोस्तों, राजस्थान का पुराना नाम तो राजपूताना ही है। राजपूत शासकों ने बहुत लंबे समय तक, लगभग 13 शताब्दियों तक, या यूं कहें 12-13 शताब्दियों तक लगातार इस राजस्थान की भूमि पर शासन किया है, इसलिए इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था। कर्नल जेम्स टॉड जब इतिहास लिखना शुरू करते हैं राजस्थान का, तो इतिहास लिखते हुए वो कह देते हैं कि यह राजस्थान है, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है राजस्थान की, और कर्नल जेम्स टॉड ही हैं जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनकी एक बुक आई, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगर नेबर स्टेट्स देखें, पड़ोसी राज्य, तो आप पाएंगे पंजाब नॉर्थ की तरफ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मध्य प्रदेश साउथ ईस्ट की तरफ और गुजरात साउथ वेस्ट की तरफ, और बाकी जो राजस्थान का बॉर्डर है वह तो पाकिस्तान के साथ ही है। दोस्तों, अब इसी से जुड़े हुए फैक्ट्स पर आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि पाकिस्तान जो बॉर्डर बनाता है राजस्थान के साथ वह काफी लंबा बॉर्डर है भारतीय राज्यों में। अगर भारतीय राज्यों में देखें सबसे लंबा बॉर्डर कोई पाकिस्तान के साथ शेयर करता है तो वह राजस्थान का सीधा रेतीला हिस्सा है, जो रेतीला हिस्सा थार के मरुस्थल के नाम से हम लोग जानते हैं। हालांकि ऊपर की तरफ श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले हिस्सों में फिर हरियाली हमें दिखती है। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या यहाँ की आप पाएंगे 6,85,48,437। राजधानी है इसकी जयपुर। लिटरेसी रेट है यहाँ का 79% के आसपास, जो कि आप लोग देख सकते हो, इसे सुधार सकते हो। ये गुजरात का लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 50 हैं, और 7 अगस्त 2023 को ही, यानी कि अभी 2 महीने पहले ही 17 नए जिलों का गठन किया गया है राजस्थान के अंदर। 30 मार्च सन 1949 को राजस्थान का निर्माण किया गया और क्षेत्रफल में यह प्रथम स्थान रखता है। दोस्तों, इसका जो घनत्व है यानी प्रति व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर, यानी 200 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, और यहां पर जो साक्षरता दर है वह आप पाएंगे कि लगभग 66.11% है, जो कि काफी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार से हम ये बात कर रहे हैं। लिंगानुपात यहां पर 928 प्रति 1000 पुरुष है।
महिलाओं का अनुपात पुरुषों के हिसाब से काफी कम है, 928 प्रति 1000। लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 सीट हैं, लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें, डिस्ट्रिक्ट या जिले हैं 50। गवर्नर हैं इस समय पर श्री कलराज मिश्र जी, जो कि आपके सामने हैं। साथ ही साथ सीएम हैं अशोक गहलोत साहब। यहां मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, और ये उनकी तस्वीर। साथ ही साथ यहाँ की मुख्य सचिव हैं आईएएस उषा शर्मा, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं नीचे। तो दोस्तों, ये एक खास बात है जो स्टैटिक डिटेल के रूप में अक्टूबर 2023 तक हमारे पास मौजूद है। अलावा इसके अगर हम राजस्थान के इतिहास में बहुत ज्यादा न घुसते हुए राजस्थान के अमलगमेशन की बात करें, राजस्थान जब भारत संघ का हिस्सा बन रहा था उस समय पर, तो आप पाएंगे कि जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और जोधपुर एवं मत्स्य यूनियन जैसे अलग अलग स्टेट थे, जिन स्टेट्स ने मिल करके भारत यूनियन में अपना एमलगमेशन किया या अपनी मर्जिंग की। भारत यूनियन यानी भारत संघ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी कृष्ण मेनन साहब लंबे समय की यात्रा के बाद इन सभी राजस्थान के एवं अन्य भारत के प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा कर रहे थे, उस समय पर उनके सामने राजस्थान भी एक बड़ी चुनौती था। और राजस्थान बड़ी चुनौती क्यों था, तो आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि मानव कितने लंबे वर्षों से इस राजस्थान की धरती पर रहे हैं, तो मानव काफी लंबे वर्षों से राजस्थान की धरती पर रहे हैं, यानी लगभग 5000 वर्षों से। और साथ ही साथ राजस्थान इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण एक जगह के रूप में था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के रूप में यह गुर्जरात्र के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहां पर पहले गुर्जर प्रतिहार शासक शासन किया करते थे और बाद में इसका नाम बदल करके राजपूताना किया गया, क्योंकि यहां पर राजपूत शासकों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। उनके सभी लंबे और बहुत बड़े बड़े राज्य रहे। दोस्तों, राजस्थान वन ऑफ द 28 स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन है। साथ ही साथ ब्रिटिश रूल में इस लैंड को राजपूताना कहा जाता था। राजपूताना के बहुत सारे शासकों ने सब्सिडरी अलायंस किया हुआ था। सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए हुए थे, जिसे वेलेस्ली द्वारा 1798 में शुरू किया गया था। यह लैंड ऑफ राजपूत्स कहा जाता है, इसलिए इसका नाम राजपूताना है। अलावा इसके दोस्तों, सबसे पहले जब राजस्थान का गठन करने की बात आई और राजस्थान को भारत संघ में शामिल करने की बात आई, तो मत्स्य यूनियन बना। और चूंकि भारत का विभाजन बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक आंदोलन के साथ हो रहा था, जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में लिया हुआ था, भरतपुर और अलवर भी इन दंगों से सुरक्षित नहीं रहे। और मत्स्य यूनियन की ही चर्चा करें तो 17 मार्च 1948 को भारत की सरकार ने इन सभी राज्यों का सुपरविजन अपने कंट्रोल में ले लिया और जो भी नेबरिंग रीजन्स थे, वो नेबरिंग रीजन्स करौली, धौलपुर जैसी जगह पर गवर्नमेंट की एडवाइस के हिसाब से इन्हें मत्स्य यूनियन में शामिल कर लिया गया। तो करौली, धौलपुर, अलवर एवं भरतपुर को मिलाकर के मत्स्य यूनियन का हिस्सा बनाया गया, जो कि मैंने आपको इस फोटो के माध्यम से भी बताने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़कर के दूसरा पॉइंट जो अति महत्वपूर्ण है यहां पर, वह है राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948 को 10 और राज्य थे जिन्होंने राजस्थान संघ का निर्माण किया। राजस्थान संघ में कुशलगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और किशनगढ़ सभी के सभी मिल करके राजस्थान संघ का निर्माण करते हैं, राजस्थान यूनियन का निर्माण करते हैं। और इस यूनियन का नाम फिर ईस्ट राजस्थान भी रखा जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान यानी 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर स्टेट, जो कि मेवाड़ था, यह भी राजस्थान यूनियन में यूनाइट हो जाता है और राजस्थान यूनियन का हिस्सा बन करके फिर ये यूनाइटेड राजस्थान शब्द को उत्पत्ति देता है। तो राजस्थान के 15 राज्य मिल करके, 15 प्रिंसली स्टेट्स मिल करके अपना एक एसोसिएशन या अपना एक संघ बना लेते हैं। आगे चल करके जियोग्राफी और भी चेंज होती है ग्रेटर राजस्थान के नाम से, यानी जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये चारों 30 मार्च 1949 को इंटीग्रेट होते हैं और समाकलित होकर के ग्रेटर राजस्थान बनाते हैं। नीमरा और लावा आखिरकार इसी ग्रेटर राजस्थान का हिस्सा बन गए और 30 मार्च आज भी राजस्थान डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों,
15 मई 1949 को मत्स्य यूनियन, जिसे मत्स्य संघ कहा गया, वह मत्स्य यूनियन ग्रेटर राजस्थान में अमलगमेट हो गया, ग्रेटर राजस्थान का हिस्सा बन गया। और फिर कन्फेडरेशन को, यानी कि इस पूरे के पूरे परिसंघ को एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम है वृहद राजस्थान के संयुक्त राज्य, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। और अंत में यूनाइटेड राजस्थान, यानी दी ओनली स्टेट सिरोही जो बचा हुआ था, इसने फेडरेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया था। सिरोही स्टेट 26 जनवरी 1950 को इस फेडरेशन को ज्वाइन कर लेता है और इस तरह से वो राजस्थान का हिस्सा बन जाता है। अब दोस्तों, एक राज्य ऐसा भी था, अजमेर मेरवाड़ा। ये अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में वह हिस्सा था जहां पर ब्रिटिश प्रशासन मौजूद था, यानी यहां पर अंग्रेज लोग अपना प्रशासन किया करते थे। तो दोस्तों, लंबे समय के लिए ब्रिटिश रूल में रहने वाला अजमेर मेरवाड़ा का रीजन 1956 के प्रपोजल के हिसाब से अंततः इस पूरे राजस्थान का हिस्सा बनता है। और जानते हैं आप, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, और उस समय जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो ABCD स्टेट्स को हटाया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के हिसाब से राज्यों को पुनर्गठित करके फिर एक नए प्रॉपर राज्य को जन्म दिया गया, नाम उसका पड़ा राजस्थान। तो दोस्तों, इस तरह से यह हमारे लिए एक बस छोटी सी जर्नी है जिस इतिहास में हम समझते हैं, वरना तो भारत का इतिहास एक तरफ और राजस्थान का इतिहास एक तरफ। मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि ये वीर भूमि है, ये भूमि है महाराणा प्रताप की, ये भूमि है महाराणा सांगा की, ये भूमि है महाराणा कुंभा की, ये भूमि है महाराणा राज सिंह की, ये भूमि है राजा मान सिंह की, ये भूमि है राव मालदेव की, ये भूमि है राव चंद्रसेन की, एवं अनगिनत योद्धा जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, तब जाकर के हमें आजादी मिली है। दोस्तों, जौहर करना आसान नहीं होता। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जिंदा ही जलती हुई अग्नि में कूद जाना और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर लेना, यह सिर्फ राजस्थान की स्त्रियों ने ही करके दिखाया है। और राजस्थान में इस तरह के कई सारे जौहर के मामले हमें सुनने में आते हैं। वहां बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी प्रमुख है, मालवी, ढूंढारी, मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाड़ी, ये भाषाएं भी बोली जाती हैं, जो कि वहां की प्रमुख भाषाओं के रूप में मौजूद हैं। और तो और इसके अलावा दोस्तों, हम पाते हैं कि अगर राजस्थान राज्य के हम स्टेट एनिमल की बात करें, जो कि वहां के पशुधन के रूप में जाना जाता है, तो राज्य पशुधन के रूप में कैमल, ऊंट को जाना जाता है। और वहीं अगर वन्य जीव की बात करें तो वन्य जीव राज्य पशु के रूप में जाना जाता है चिंकारा। चिंकारा एक हिरण की ही प्रजाति है, जो कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर। अलावा इसके आप पाएंगे कि राज्य पक्षी वहां का है गोडवन। गोडवन को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की एक तस्वीर है जो मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहां पर रखी है। और खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं, खेजड़ी के वृक्ष यहाँ के राज्य वृक्ष कहलाते हैं। खेजड़ी के वृक्षों को शमी का पेड़ कहा जाता है। और शमी का जो पेड़ होता है, यह भारतीय परंपरा के हिसाब से भी बहुत पूजनीय पेड़ माना जाता है। घरों में, हिंदू रीति रिवाजों में इसकी पूजा की जाती है, इसलिए शमी का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण। दोस्तों, स्टेट फ्लावर है यहाँ का रोहिडा। रोहिडा को टेकोमेला उंडुलटा कहते हैं, और ये टेकोमेला उंडुलटा स्टेट फ्लावर है राजस्थान का। दोस्तों, राजस्थान का स्टेट स्पोर्ट यानी राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। और राजस्थान का राज्य खेल यह जो बास्केटबॉल है, यह पूरी दुनिया के बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है। जैसे फुटबॉल और क्रिकेट पॉपुलर है, वैसे ही बास्केटबॉल भी एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पर प्लेयर्स की हाइट। जितनी ज़्यादा प्लेयर्स की हाइट होती है, उतना ही प्लेयर्स फ़ायदा उठाते हैं इसका। दोस्तों, राजस्थान के स्टेडियम की चर्चा करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम, जिसे SMS कहते हैं शॉर्ट में, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। बरकतुल्ला क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर में, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कोटा में भी मौजूद है। महाराणा भूपाल कॉलेज ग्राउंड उदयपुर में, KL सैनी ग्राउंड जो है मानसरोवर, ये भी जयपुर के अंदर ही मौजूद है। और ये खूबसूरत सा जो आप ग्राउंड तस्वीरों में देख पा रहे हो, यह सवाई मानसिंह स्टेडियम की ही खींची हुई खूबसूरत सी तस्वीर है। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा की जाए,
इस राजस्थान राज्य के अंदर तो सबसे पहले सरिस्का नेशनल पार्क 1982 में टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क 1980 में घोषित, मुकुंद्र हिल्स यानी दारा नेशनल पार्क कोटा के आसपास वाले क्षेत्र में 2006 में घोषित, डेजर्ट नेशनल पार्क 1992 और केवलादेव घाना नेशनल पार्क 1981 जो कि भारत के प्रथम रामसर साइट्स में शामिल है। 1981 में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था चिल्का झील के साथ। दोस्तों ये लोकेशन आप देख सकते हो कि डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और मुकुंद्र नेशनल पार्क आप पाएंगे कि मुकुंद्र नेशनल पार्क कोटा और बूंदी के निकट, ऐसे ही रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर के निकट, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के निकट और केवलादेव घाना नेशनल पार्क भरतपुर के निकट मौजूद है राजस्थान की जियोग्राफी के हिसाब से। दोस्तों ये जो खूबसूरत सी फोटोज आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इन खूबसूरत सी फोटोज में ये फोटो आपको दर्शाती है और बताती है कि वेटलैंड होता क्या है, रामसर स्थल कितने आवश्यक हैं ताकि वहां पर बहुत सारे ऐसे पक्षी जो जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं इन जगहों पर रह सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे ही आप देख पा रहे हो विभिन्न पक्षियों को। दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व की एक बहुत ही खूबसूरत सी फोटो मैंने टाइगर की रखी है यहां पर, और आप पाएंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत सी फोटो डेजर्ट नेशनल पार्क की भी मैंने यहां पर रखी है जो कि जैसलमेर में मौजूद है। कितनी झीलें हैं राजस्थान में, बहुत सारी झीलें। पचपदरा झील है और उसके अलावा सांबर झील है, इनसे तो नमक मिलता है हमें। अनासागर झील, बालसमुंद झील, धेबर झील जिसे जयसमुंद के नाम से भी जानते हैं, जल महल, उसके अलावा मान सागर झील, कायलाना झील, निक्की झील, और ये निक्की झील ना होकर के नक्की झील है जो कि माउंट आबू में स्थित है। और दोस्तों इसके अलावा पुष्कर झील, पिचोला झील। अब जब माउंट आबू की चर्चा हो ही गई है तो आपको यह भी बता दूं कि राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। अरावली की पर्वत श्रेणियां जो शुरू होती हैं दिल्ली से हरियाणा, और हरियाणा से फिर आगे बढ़ते हुए अरावली की पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं और गुजरात के बॉर्डर तक। तो आप इसी मैप के माध्यम से बाकायदे पता कर सकते हैं कि अरावली की पर्वत श्रेणियां जो कि शुरू होती हैं लगभग दिल्ली से, इस तरह से गुजरात के बॉर्डर तक मौजूद हैं। और दिल्ली, हरियाणा और उसके बाद राजस्थान के इन हिस्सों में आप पाएंगे बहुत से शहर हैं जो इस अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है जयपुर, अरावली पर्वत श्रृंखला पे ही ये रणथंभौर या सवाई माधोपुर, और इसी पर ही स्थित है उदयपुर जिला भी जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उदयपुर में ही फतेह सागर झील भी है, उदयपुर में उदय सागर झील भी है, पिचोला झील भी है, जयसमंद झील भी है, और तो और राजसमंद जिला भी है जिस राजसमंद जिले के अंदर राजसमंद झील भी है। और पाएंगे आप कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली का पश्चिमी क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है, जबकि अरावली का पूर्वी क्षेत्र और राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ और मारवाड़ दो बहुत बड़े बड़े शासन रहे हैं राजस्थान के इतिहास में, क्योंकि इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज डोमिनेट किया है राजस्थान के क्षेत्र को। दोस्तों इसी अरावली से जुड़ी हुई कहानियों को मैं और आगे यदि ले जाऊं तो आप पाएंगे गुजरात बॉर्डर पर जो आबू जगह है वहां माउंट आबू नाम का एक हिल स्टेशन है। यह सिरोही जिले में आता है दोस्तों राजस्थान के, और सिरोही जिले में राजस्थान में माउंट आबू के ऊपर सबसे ऊंची चोटी भी मौजूद है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची चोटी है। तो यह जानकारी भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर की गुरु शिखर ही है जो कि माउंट आबू नाम के हिल स्टेशन पर मौजूद है। यहीं दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी है। और खास बात यह है कि गुरु शिखर चोटी के ऊपर महादेव का एक मंदिर है, और जब भी आप महादेव के मंदिर में घूमने के लिए गुरु शिखर जाएं तो हमेशा देखिएगा सामने एयरफोर्स का एक बेस है, एयरफोर्स का एक रडार स्टेशन है, और वहां पर रबड़ी बहुत अच्छी मिलती है। माउंट आबू की रबड़ी बड़ी फेमस है, खाइएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं कभी लाइफ में। चलिए खैर आगे बढ़कर के दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नक्की झील, पुष्कर झील, मानसागर झील, कल्याणा झील और कायलाना झील और पिचोला झील जैसी बहुत महत्वपूर्ण झीलें राजस्थान में स्थित हैं। और यह जो खूबसूरत सी फोटो आप देख पा रहे हो यह उदयपुर के सिटी पैलेस की फोटो है, और उदयपुर का सिटी पैलेस जिसमें महाराणा प्रताप भी रहे हैं। इस पर
ये नीचे की तरफ पिचोला झील ही है और पिचोला झील के ऊपर ही यह उदयपुर का सिटी पैलेस बना हुआ है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। महाराणा प्रताप वो विभूति हैं जिन्होंने अपने अकेले साहस के दम पर लोगों में एकजुटता पैदा की, आसपास के छोटे मोटे राजाओं को अपने साथ किया और एक बड़ी शक्ति, अकबर जैसी बड़ी शक्ति से लोहा लेने के लिए तैयार हुए। और न सिर्फ कि अकबर से लोहा लिया, बल्कि अकबर अपने जीते जी कभी महाराणा प्रताप से पार नहीं पा सका। इनडोमिटेबल विल, आजीवन स्वतंत्र, अदम्य अविजित आजीवन स्वतंत्र, यह है महाराणा प्रताप की कहानी। और महाराणा प्रताप अपने आप में एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं और हर समय हम महाराणा प्रताप ही नहीं, महाराणा प्रताप के चेतक से भी प्रेरणा पाते हैं। और कहते भी हैं कि जब महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होते थे तो हमारे कवि लिखते हैं कि चेतक की स्पीड इतनी ज्यादा होती थी कि चेतक किसी भी समय पर हवा से बात करते हुए महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में टहला देता था। दोस्तों, कहा जाता है कि गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये कविताएं जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर ही अपने आप एक गूज बम्प, यानी जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाने वाली कविताएं हैं ये वीर रस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये खूबसूरत सी तस्वीर आप पिचोला झील की ही देख रहे हो, जिसके बीच में अब ये एक खूबसूरत सा होटल भी है। दोस्तों, राजसमंद झील, रामगढ़ झील, तलवारा झील, सांबर झील, पचपदरा झील का नाम लिया मैंने, उसके अलावा फतेह सागर झील, रंग सागर झील और उदय सागर झील राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। और उदयपुर को तो सिटी ऑफ लेक्स ही कहा जाता है। ये जो खूबसूरत सी झील आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, यह है राजस्थान की राजसमंद झील है। और इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। कहते हैं कि एक बार महाराणा प्रताप के पड़पोते राणा राज सिंह अपनी ससुराल जाना चाहते थे और उस समय पर वहां बहने वाली लोकल गोमती नदी में बाढ़ आई हुई थी। उस बाढ़ की वजह से वो अपने ससुराल नहीं जा सके। यूं कहिए कि बाढ़ ने राणा राज सिंह को ससुराल जाने से रोक दिया। वजह यही है कि उन्होंने कहा, जिस तरह से मुझे ससुराल जाने से इस गोमती नदी ने रोका था, अब मैं गोमती नदी को रोक करके इस पर एक झील बना दूंगा। और गोमती नदी को रोक करके उस पर एक झील का निर्माण करवाया और वह झील राजसमंद झील कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पर मेवाड़ की प्रशस्तियां भी लिखी हुई हैं, मेवाड़ के राजाओं के बारे में भी लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। पंडित रणछोड़ भट्ट ने इसे लिखवाया था। यहाँ के पत्थरों में मेवाड़ के शासकों की प्रशस्तियां मौजूद हैं। दोस्तों, कौन कौन से राज्य के डांस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं? तो देखिए, राजस्थान का एक सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान का बड़ा ही राजकीय नृत्य है घूमर। उसके अलावा राजस्थान में जो डांस हैं वो चक्री डांस, उसके अलावा राजस्थान में गणगौर डांस, तेरा तली डांस, उसके अलावा भवई, कलबेलिया, कठपुतली, कच्ची घोड़ी, गैर डांस, चारी डांस, चक्री डांस, ड्रम डांस, गवरी डांस, ख्याल डांस, वलार डांस, ये सब अलग अलग तरीके के नृत्य हैं जो राजस्थान में परफॉर्म किए जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार देखिए कि ये कठपुतली डांस किस तरह से किया जाता है। कठपुतली के अलावा ये जो आप मेरे दाएं हाथ पर देख पा रहे हैं, यह है कच्ची घोड़ी नाच है जो कि किया जाता है और ये शादियों में भी कई बार किया जाता है। दोस्तों, इसे कच्ची घोड़ी के अलावा एक और नाम देते हैं दुलदुल घोड़ी। और ये दुलदुल घोड़ी जो नाच है शादियों में आमतौर पर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। मैंने भी इसे काफी बार देखा है और मुझे तब कल्चर का इतना आइडिया नहीं था। महिलाओं के द्वारा किया जा रहा यह जो आप डांस देख रहे हैं, इसे घूमर कहते हैं और ये राजस्थान का अति महत्वपूर्ण नृत्य है। कैसे हवाई अड्डे हैं राजस्थान में? तो यदि चर्चा की जाए दोस्तों, तो जयपुर एक ऐसा शहर है जो विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुका है और जयपुर है भी ऐसा शहर जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल भी होना चाहिए। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसलमेर का डोमेस्टिक एयरपोर्ट, बीकानेर का डोमेस्टिक, कोटा का एयरपोर्ट, किशनगढ़ का एयरपोर्ट, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, उदयपुर और जोधपुर का एयरपोर्ट, ये इस समय पर ऑपरेटेबल एयरपोर्ट हैं हमारे राजस्थान के अंदर। लेकिन जयपुर का जो एयरपोर्ट है यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में जयपुर के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होती हैं और इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से भी काफी अच्छी है। कौन कौन सी नदियां हैं जो राजस्थान को सुशोभित करती हैं? क्योंकि राजस्थान का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा थार का मरुस्थल है, इसीलिए
थार के मरुस्थल वाले हिस्से पे आपको सिर्फ एक ही नदी है जो मिलेगी और नाम है उसका लूनी। लूनी को भी अंतर्देशीय नदी या इनलैंड रिवर कहा जाता है। उसके पीछे वजह यह है कि अजमेर के पास से ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और फिर कच्छ के रण में सूख जाती है। ये वो नदी है जो पहुंचती ही नहीं कभी समुंदर तक, और चूंकि ये नहीं पहुंचती समुद्र तक इसलिए हम इसे कहते हैं अंतर्देशीय नदी। उसके अलावा दोस्तों माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी और बाणगंगा, गंभीर, पार्वती, रूपरेल, सबी, शेखावती, घग्गर, इन सभी नदियों का इन्फ्लुएंस राजस्थान के ऊपर है। और तो और बाणगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है जयपुर। कई बार लोग चर्चा करते हैं जयपुर का जो उल्लेख है वह मत्स्य राज्य के नाम से भी मिलता है महाजनपद काल में, और यही कारण था कि वो मत्स्य किंगडम बनाया गया था जब भारत में इन सभी को शामिल होना था। विराटनगर तब उसकी राजधानी हुआ करती थी जो कि आज का जयपुर है, बाणगंगा नदी के तट पर। दोस्तों कौन कौन से डैम हैं, जब नदियों के बारे में पढ़ा तो डैम के बारे में भी एक जानकारी इकट्ठा कर ही लेते हैं। मेजर डैम बना हुआ कोठारी नदी पर, और कोठारी नदी पर यह भीलवाड़ा राजस्थान में है, मेवाड़ के इलाके में। जवाई बांध जो है जवाई नदी पर बना हुआ है, पाली राजस्थान में, यह मारवाड़ का इलाका है। बीसलपुर डैम जो है यह बनास नदी पर है, टोंक राजस्थान में। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, रावत भाटा राजस्थान, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा है। और माही बजाज सागर जो डैम है यह बांसवाड़ा राजस्थान में है। इसे कई बार बांसवाड़ा डैम के नाम से भी जाना जाता है। यह जमनालाल बजाज जी के नाम पर नाम रखा गया है डैम का। तो दोस्तों ये एक खास बात है, जो खास बात हम राजस्थान के अलग अलग डैम्स के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर आप राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज जो है कोटा पे, ये चंबल नदी पर ही स्थित है, और जवाहर सागर भी कोटा पर चंबल नदी पर ही स्थित एक बांध है। उसके अलावा बीसलपुर, पार्वती डैम, जवाई और जयसमंद तो एक झील ही है जो कि मैंने उदयपुर की चर्चा की। दोस्तों राजस्थान जैसा कि मैंने कहा कल्चरली बहुत ज्यादा रिच है। कल्चरली रिच होने का मतलब यह है कि यह सांस्कृतिक रूप से अति महत्वपूर्ण है। तीज का त्योहार यहां पर मनाया जाता है तो पार्वती मां की पूजा की जाती है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ये राजस्थान का एक जीवंत महोत्सव है। क्या मजेदार तरीके से राजस्थानी लोग उत्सव धर्मी लोग होते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा साहित्यिक शो लगता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ये ग्रेटेस्ट लिटरेरी शो है। इसके अलावा एलिफेंट फेयर होता है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है राजस्थान का। जयपुर में तो बड़े खूबसूरती से हाथियों को सजाया जाता है और आमेर के किले वाली उन प्राचीरों पर उन्हें चलवाया भी जाता है। विंटर फेस्टिवल अलग अलग तरह के आर्ट्स को, अलग अलग तरह के कला को अन्वेषित करता है। इसके अलावा समर फेस्टिवल यानी कि ग्रीष्म उत्सव भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ग्रीष्मकालीन उत्सव मनाते हैं। दोस्तों एलिफेंट फेयर की तस्वीर आपको न दिखाऊं तो यूं समझिए कि गलत होगा। और आप देख पा रहे हैं ये खूबसूरत से सजे हुए हाथियों को, इन्हें देख करके ही लगता है कि वाह राजस्थान सच में रंगीला राजस्थान है। और जो इनकी टैगलाइन है ना, जाने क्या दिख जाए, इनके टूरिज्म की एक और टैगलाइन है ना, पधारो हमारे देश। लगता ही है कि राजस्थान बिना घूमे मानना तो नहीं चाहिए जीवन में। त्योहारों की अगर चर्चा की जाए, जैसे कि मैं कर ही रहा हूं, तो भगवान कृष्ण को वर्शिप करने के लिए ब्रज की होली यहां होती है। और ब्रज की जब चर्चा हम करते हैं तो राजस्थान की राधा मां मीरा के बारे में, राजस्थान की लोक संत मां मीरा के बारे में चर्चा किए बिना रह कैसे सकते हैं। मां मीरा के बारे में कहा जाता है कि वह मेड़ता में जन्मी। जयमल उनके चाचा के बेटे यानी कि जयमल उनके भाई हुआ करते थे, जिन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ते हुए चित्तौड़गढ़ के साके में अपनी जान दी थी। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका था, चित्तौड़ का तीसरा जौहर था जो 1568 में हुआ था। जयमल और फत्ता की वीरता के कारनामे देख करके अकबर ने उसकी मूर्तियां लगवाई थीं आगरा के किले के बाहर। दोस्तों जब हम चर्चा करते हैं उन्हीं जयमल जैसे वीर की बहन मां मीरा की, तो मां मीरा का विवाह हुआ था राणा सांगा के बेटे से, और राणा सांगा के बेटे का नाम हुआ करता था भोजराज जी। तो राणा सांगा के बेटे भोजराज जी की पत्नी हुआ करती थी मां मीरा, यानी मां मीरा महाराणा प्रताप की बड़ी मां थी, महाराणा प्रताप की ताई जी थी। भगवान कृष्ण की वर्शिपिंग तो है ही। मां मीरा मंदिर कहां मौजूद है, तो दोस्तों याद रखिएगा चित्तौड़ के किले में मां मीरा मंदिर भी है। उर्स का महोत्सव भी मनाया जाता है राजस्थान में, और यह उर्स का महोत्सव मनाया जाता है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर, उनकी दरगाह पर, जो कि है अजमेर शरीफ यानी अजमेर में।
मेवाड़ का एक फेस्टिवल है, मेवाड़ महोत्सव भी है। ये विश्व का दूसरा जीवित विरासत महोत्सव है। कुंभलगढ़ का महोत्सव भी एक सांस्कृतिक पर्व है। बूंदी का महोत्सव भी एक 3 दिवसीय सांस्कृतिक पर्व है। बूंदी पर हाड़ा चौहान राजपूतों का शासन रहा है। दोस्तों, इसके अलावा मत्स्य फेस्टिवल एक एडवेंचरस स्पोर्ट है। डेजर्ट फेस्टिवल एक थार के डेजर्ट में लगने वाला बहुत ही शानदार कहें मरुस्थल महोत्सव है। नागौर का जो कैटल फेयर है, ये रामदेव जी कैटल फेयर कहलाता है। रामदेव जी वहाँ एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, लोक देवता हैं। और बाणेश्वर फेस्टिवल ये ट्राइबल फेस्टिवल है राजस्थान का। राजस्थान में भील जनजातियां काफी मौजूद हैं। चंद्रभागा एक धार्मिक त्योहार है, साथ ही साथ पशुओं का भी त्योहार है। कोटा का एडवेंचर फेस्टिवल है ही। गणगौर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित। भगवान शिव के बारे में तो न जाने कितनी सारी कहानियां हैं जो हम जानते हैं। अश्व पूजन भी किया जाता है राजस्थान में। और कबीर यात्रा ये फोक म्यूजिक है। और रामदेवरा मेला जो लगता है यह है बाबा रामदेव, और ये बाबा रामदेव वहां के लोक देवता हैं। आज के बाबा रामदेव से संबंधित नहीं है ये। दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट की राजस्थान में चर्चा की जाए तो छाबरा थर्मल पावर प्लांट, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट 2 थर्मल पावर प्लांट है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की चर्चा की जाए तो बांसवाड़ा का पावर स्टेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में संचालित होता है राजस्थान में। प्रमुख फसलों की चर्चा की जाए तो खरीफ में बाजरा, मक्का, ज्वार, ग्राउंडनट इनकी खेती ज्यादा होती है। और रबी के सीजन में जौ, गेहूं, चना दालें और तिलहन की खेती काफी ज्यादा होती है। जयपुर एक शहर है जो कि राजस्थान की राजधानी के रूप में सर्व करता है। और दोस्तों, आप पाएंगे कि यह जयपुर शहर बीचों बीच यहां पर मौजूद है। और जो जयपुर शहर है, जयपुर शहर को कहते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया। इसे मिनी काशी भी कहा जाता है। यह एक हेरिटेज सिटी भी है और पेरिस ऑफ इंडिया भी कहलाता है। और साथ ही साथ इसे रजवाड़ों का शहर कहते हैं। ख्वाजा की नगरी किसे कहा जाता है तो अजमेर को। उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। पूर्व का वेनिस यानी वेनिस ऑफ द ईस्ट और व्हाइट सिटी यानी सफेद शहर। जोधपुर को ब्लू सिटी यानी नीला शहर कहते हैं। साथ ही साथ उसे सन सिटी यानी सूर्य शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, सोलर पावर प्लांट की चर्चा करें तो वेल्सपन एनर्जी का पावर प्लांट जो है यह है भाडला सोलर पार्क और वेल्सपन का पावर प्लांट यहां पर मौजूद है। उसके अलावा दोस्तों, खनिज पदार्थ यहां लीड, जिंक, फेल्सपार, एमरल्ड और उसके अलावा वोलेस्टोनाइट, गार्नेट्स, जिप्सम, चांदी, रॉक फॉस्फेट और जिप्सम वगैरह खूब निकाले जाते हैं। दोस्तों, तांबे के उत्पादन में तो वैसे ही राजस्थान काफी पहले नंबर पर आता है। यहां एक तस्वीर देख पा रहे होंगे आप, ये भगवान शिव के एक स्वरूप की है जिसे मेवाड़ के राजवंश द्वारा पूजा जाता था और इन्हें एकलिंग जी के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ में अभी भी ये मान्यता है कि वहां के राजा तो भगवान शिव के स्वरूप एकलिंग जी ही हैं। वहां जो शासक बनते हैं वह कभी महाराजा की उपाधि नहीं लेते, वह महाराणा या राणा की उपाधि लेते हैं। राणा या महाराणा का अर्थ होता है एकलिंग जी के दीवान या उनके सेवक। तो इस तरह से एकलिंग जी वहां के वास्तविक शासक हैं और उनके सेवक के या उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं राणा या महाराणा। प्रतिनिधि, इसीलिए महाराजा कभी प्रताप नहीं हुए, महाराणा ही प्रताप हुए हैं। बिरला मंदिर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में, अंबिका माता मंदिर, मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर, दौसा में, एकलिंग जी मंदिर चित्तौड़ में, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर हैं राजस्थान के। और इसके अलावा दोस्तों, साईं धाम मंदिर, करनी माता मंदिर, गलता जी मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर और रणकपुर के जैन मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर हैं राजस्थान के। ये जो खूबसूरत सी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रणकपुर जैन मंदिर की है राजस्थान की। रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान का अत्यंत खूबसूरत अरावली पर्वतों के बीच में बना हुआ एक मंदिर है, जिस पर आप घूमने जाएं तो बहुत ही सुखद अनुभव होता है। देख सकते हैं दोस्तों आप इस रणकपुर के खूबसूरत से जैन मंदिर को। दूसरी तरफ है दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान का, और यह राजस्थान का वह खूबसूरत सा मंदिर है जो माउंट आबू में मौजूद है। दोस्तों, माउंट आबू के इस खूबसूरत से मंदिर को समर्पित किया गया है बहुत सारे हमारे तीर्थंकरों को। 24 तीर्थंकर हैं हमारे जैन धर्म में, और उन 24 के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां आपको इस दिलवाड़ा जैन मंदिर में मिलेंगी, जिसे बनाया था विमल शाह ने और इसको डिजाइन किया था वास्तुपाल ने। वहीं रणकपुर जैन मंदिर को बनाने का श्रेय जाता है सेठ धरना सेठ को, और ये धरना सेठों को 99 बीघा जमीन देने का श्रेय जाता है राणा कुंभा को।
राजपूत शासक जैन धर्म के बड़े संरक्षक रहे हैं। दोस्तों, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी भौगोलिक संकेतक किसे किसे मिला है राजस्थान में, तो आप पाएंगे कोटा डोरिया, कठपुतली, ब्लू पॉटरी, मोलेला क्ले वर्क, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, फुलकारी, बीकानेरी भुजिया, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा कलाकृति और मकराना मार्बल को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग देने के पीछे कुल मिलाकर लॉजिक भी यही होता है कि हम किसी जगह की किसी एक व्यक्तिगत चीज को फेमस करें। दोस्तों, रामसर स्थल 2 ही हैं राजस्थान में और आप देख सकते हैं, एक है सांबर झील और दूसरा है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ये जो दोनों रामसर स्थल हैं, इनमें से पहला वाला तो सबसे पहले ही रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। और सांबर झील सॉल्ट झील है, ये एक खारे पानी की झील है जैसा कि आप लोग जानते हैं। हाँ, अब ये जरूर सोचा जा रहा है कि खींचन, पिचोला झील, जयसमंद झील है ना, अलनिया डैम, बरधा डैम, सरेरी बांध, नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी और रामसागर डैम को आगे चल करके शायद रामसर स्थल का दर्जा मिले। पर देखिए, वन्यजीव अभयारण्यों की चर्चा करें तो दोस्तों बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य यहां पर हैं, जिसमें से बन बराटा, बस्सी, भैंसरोडगढ़, दर्रा खेल अभयारण्य, डिजर्ट अभयारण्य, फुलवारी की नाल, जयसमंद, जामवा, रामगढ़। उसके अलावा जवाहर सागर, केला देवी, केसरबाग, कुंभलगढ़, माउंट आबू, नाहरगढ़, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, रामगढ़ विषधरी अभयारण्य और रामगढ़ विषधरी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है बूंदी में। रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, रामसागर अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का ए अभयारण्य और सवाई मानसिंह अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य और ताल छपर अभयारण्य। दोस्तों, टोडागढ़, रावली वन विहार अभयारण्य, सवाई माधोपुर अभयारण्य, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परंतु हम बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते राजस्थान की खूबसूरत कलाकृतियों को, जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। जंतर मंतर, ये जो देख पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन पर पीछे, यह जयपुर का जंतर मंतर है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, चित्तौड़ का किला, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। चित्तौड़ के किले में जब आप जाते हैं, 13.6 किलोमीटर की दीवारें पहाड़ को बांध करके चित्तौड़ के किले के साहस, चित्तौड़ के किले की वीरता, चित्तौड़ के किले के शौर्य और पराक्रम को दर्शाती हैं। ये वो किला है जिसने हार नहीं मानी कभी। दोस्तों, कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी कहा जाता था। 36 किलोमीटर की लंबी दीवार है। चाइना की दीवार के बाद अगर पूरे विश्व में सबसे लंबी कोई दीवार है तो वह 36 किलोमीटर की लंबी दीवार इस कुंभलगढ़ के किले की है। आमेर का किला जो खूब डेवलप हुआ राजा मानसिंह के समय पर, और महाराजा मानसिंह ने अपनी कलाकृतियों को बहुत ही खूबसूरती से इस अपने राजपूत आर्किटेक्चर में डाला है। ये देख पा रहे हैं आप आमेर का खूबसूरत सा किला। और दोस्तों, गागरोन का किला, जो कि देखिए ये नदियों से घिरा हुआ, बावजूद इसके एकदम मजबूती से खड़ा हुआ। गागरोन का यह किला अत्यंत महत्वपूर्ण किला है और गागरोन का यह किला अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। जैसलमेर का किला, आप सोचें कि इतने खूबसूरती से किलों का निर्माण कैसे किया गया होगा उस समय पर जहां पानी की भी कमी रहती रही। रणथंबोर का वह किला जो राजा हमीर देव चौहान की वीरता और शौर्य के बारे में बताता है। सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलय एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो दोस्तों, यह रहा राजस्थान के बारे में हमारा एक एपिसोड। कैसा लगा आपको राजस्थान के बारे में जानकर? इसकी पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पर भी मिल जाएगी और साथ ही साथ हम इस वीडियो के पहले कमेंट में पिन भी करवा देंगे। दोस्तों, अगला एपिसोड हम विजयादशमी पर लेकर के आएंगे, यानी कि दशहरे के दिन। और आप कमेंट करके बताइए कि कौन से राज्य पर हम लेकर के आए अगला एपिसोड। अलावा इसके दोस्तों, मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो एसएससी अड्डा प्लेटफॉर्म है वह आपको एसएससी महापैक ऑफर करता है, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, एसएससी, जीएसटी और सभी वनडे एग्जाम की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। आपको यूज करना है कोड Y263 और इस कोड को यूज करके आप इतनी सारी फैसिलिटीज एक साथ ले पाओगे, जिनमें 2000 घंटे की लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, 4000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और 1000 से ज्यादा ई बुक्स शामिल हैं।
तो दोस्तों, एक प्रश्न जो मैं आप सभी को देने वाला था और उसमें यहां पर धौलावीरा ही रह गया। मैं आपसे यह पूछने वाला था कि एक बात बताइए, जयपुर को कौन से वर्ष में शामिल किया गया था? जयपुर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कौन से वर्ष में शामिल किया गया था? जल्दी से आप लोगों को कमेंट करना है और साथ ही साथ यह भी बताइएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कि आज का राजस्थान के ऊपर एपिसोड कैसा लगा, अगला राज्य कौन सा आप पढ़ना चाहते हैं। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी राज्य दर्शन की इस सीरीज में। सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ते हैं और ये अत्यंत आनंद और हर्ष का विषय है। धन्यवाद।